जूतेनपुरी नाम का एक गांव था जहां के लोग जूते और चप्पल नहीं पहनते थे। जब भी कोई जूता पहनने की कोशिश करता, उसके जूते अपने आप फट जाते थे। ये बात शहर में रहने वाले रोहित को पता चलती है, जो एक न्यूज रिपोर्टर का काम किया करता था। उस न्यूज के लिए रोहित जूतेनपुरी गांव पहुंच जाता है। आज मैं जानकर रहूंगा कि क्या ये अफवाह सच है या बस एक अफवाह। यहाँ की सारी बातें लिखकर न्यूज चैनल पर जाकर रिपोर्ट तैयार करूंगा। पहले मुझे यहाँ के कस्बे वालों से बात करनी पड़ेगी। जैसे ही रोहित गांव में पहुंचता है, उसके जूते फट जाते हैं। अरे ये कैसे फट गए अचानक से? उसी वक्त निशांत नाम का एक लड़का उसी रास्ते से पैरों का मलहम लेकर अपने घर जा रहा होता है और वो रोहित से बोलता है, इस कस्बे में जूते और चप्पल कोई नहीं पहन सकता है भैया। ये इस कस्बे का श्राप है। जो कोई भी इस कस्बे में आता है, उसे बिना जूते के ही इस कस्बे में घूमना पड़ता है। तो मतलब ये अफवाह नहीं, हकीकत है। इन कस्बे वालों ने तो काफी तकलीफों वाले दिन देखे होंगे। हाँ, ये कस्बे में हर तीसरे दिन किसी के पैरों में कुछ न कुछ तकलीफ होती रहती है। मैं खुद अपनी अम्मी के पैरों के लिए मलहम लेकर जा रहा हूँ। निशांत उस रिपोर्टर रोहित को अपने घर ले जाता है और अपनी अम्मी से मुलाकात कराता है और रोहित निशांत की अम्मी से इस गांव के श्राप के बारे में बात करता है। अम्मी जी, आप ठीक तो है ना? अब बताओ बेटा, सारे गांव वालों को एक बार इस दर्द से गुजरना ही पड़ता है। इस तपती धूप से हमारे पैरों पर छाले पड़ जाते हैं। अम्मी जी, क्या आप मुझे इस कस्बे के श्राप के बारे में कुछ बता सकती हैं? बेटा, ये तो मुझे नहीं पता। जब से मैं पैदा हुई हूँ, यहाँ ऐसा ही चल रहा है। मगर लोग कहते हैं इस गांव के पहाड़ी पर एक गुफा है जिसके अंदर एक बाबा रहते हैं। यकीनन उन्हें इस श्राप के बारे में पता होगा। अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस कस्बे को श्राप से बाहर निकालने की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। रोहित गांव के उस ऊंची पहाड़ी की ओर निकल जाता है। वहां जाते ही उसे वहां एक बड़ी सी गुफा मिलती है जिसमें एक बाबा अपने ध्यान में विलीन होते हैं। रोहित उन्हें देखकर बोलता है, साधु महाराज, मैं रोहित हूँ, जो शहर से इस कस्बे में इसलिए आया था क्योंकि उस जूते के श्राप के बारे में कुछ लिखना था। अब मुझे इस कस्बे को इस श्राप से मुक्त कराना है। बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और फिर कहते हैं, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है बेटा। कहो, तुम इस कस्बे को श्राप से क्यों छुड़वाना चाहते हो? तुम तो सिर्फ यहाँ की बातें लिखने आए थे ना? जी साधु महाराज, आया तो उसी लिए था, लेकिन जब मैं निशांत और उसकी अम्मी से मिला तब मुझे इस श्राप से जूझ रहे लोगों की तकलीफ समझ में आई। इसलिए मैं आपसे ये जानने आया हूँ ताकि मैं इस कस्बे को मुक्त करा सकूं। ठीक है, अगर ये बात है तो इसके पीछे की कहानी मैं बताता हूँ, जो फिलहाल इस कस्बे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन तुम इस कस्बे के बाहर के हो, इसीलिए ये कहानी तुम जान सकते हो। बहुत पुरानी बात है, जब मेरे पूर्वज प्रेमदास जी कस्बे कस्बे में अपनी यात्रा किया करते थे। ऐसे ही वो एक दिन बड़ी तेज बारिश में वो यहाँ आकर पहुँचे। वो कस्बे के लोगों के घर पहुँचते हैं। सुनिए, एहसान करके आज मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। मैं अपने साथ कोई चीज़ नहीं रखता हूँ, इसलिए आपके घर में ज़्यादा जगह नहीं लूँगा। नहीं, मैं आपको अपने घर में नहीं रहने दे सकता, कहीं और जाइए। जी कोई बात नहीं, मैं कहीं और चला जाऊँगा। प्रेमदास ने हर दरवाज़ा खटखटाया, मगर उन्हें उस तूफान की रात किसी ने भी उनको अपने घर में आने नहीं दिया। तो जाकर प्रेमदास जी इस गुफा में आए और पहले इंसान बने जिसने इस गुफा की खोज की। अगले दिन जब तूफान रुका तब प्रेमदास जी ने फिर से एक बार कस्बे के लोगों के पास गए। जी कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ा एहसान होता। नहीं, अगर हम आप लोगों को खाना देंगे तो आप लोग हर तीसरे दिन मेरे घर के पास आकर खाना मांगने लग जाएंगे। जी मैं एक यात्री हूँ जो एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाता है।
मैं बस थोड़े वक्त के लिए ही कस्बे में हूँ, इसीलिए आपसे खाना मांग रहा था। कहा ना मैंने कि खाना नहीं दूंगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। प्रेमदास जी हर घर में खाना मांगते रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें कुछ नहीं दिया। चलने की वजह से उनकी चप्पल बुरी तरह से घिस चुकी थी। मुझे यकीन नहीं होता, इस दुनिया में इतने बड़े और अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन मैंने इस कस्बे में एक इंसान नहीं देखा जिसके अंदर इंसानियत हो। प्रेमदास जी बुरी तरीके से थक चुके थे, न खाने के लिए खाना और न पहनने के लिए चप्पल। उनके पैरों में बहुत जलन हो रही थी। तब उन्होंने एक दरख्त देखा। आज मैं बहुत थक गया हूँ, इस दरख्त के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जब प्रेमदास जी आराम करने के लिए उस दरख्त के नीचे बैठे, तभी कस्बे के कुछ लोग वहाँ आ गए और प्रेमदास से कहने लगे, देखो ये साधु अभी भी यही है, लोगों से भीख मांगता है, इसके पास तो चप्पल भी नहीं है। चलो 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 चलो, इसे थोड़ा परेशान करते हैं, इसे चप्पल दे देते हैं। वैसे ही इसके पास कोई चप्पल नहीं है। वो दोनों ही अपने बाएं और दाएं पैर की अलग जोड़े की चप्पल प्रेमदास जी को देते हैं और उन्हें उठाते हैं। साधु, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। हाँ हाँ, अपनी आंखें खोलिए और देखिए। प्रेमदास जब नींद से उठते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पर दो अलग अलग जोड़ी के चप्पल उनके पास पड़ी हुई होती है। ये लीजिए आपके लिए चप्पल। अभी आपके पैर एकदम महफूज रहेंगे और हमारे कस्बे वालों का मनोरंजन भी हो जाएगा। तुम लोग मदद नहीं करते वो अपने आप ही एक गलत बात है, लेकिन एक साधु को इस तरह से परेशान कर रहे हो। क्या तुम लोगों को ऊपर वाले का खौफ नहीं है? जाओ, तुम सबको मैं श्राप देता हूँ कि जिस तरह से मेरे पैर बिना चप्पल के रह गए इस कस्बे में, उसी तरह तुम्हारे पैर भी हमेशा बिना चप्पल के रहेंगे। हमें माफ कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही वजह है इस कस्बे के श्राप का। साधु जी, मुझे बताइए कि हम इस श्राप को कैसे तोड़ सकते हैं? कस्बे वालों को मिलकर नए सोने के जूते बनाने होंगे और इस पहाड़ के चोटी पर जाकर उन्हें रखना होगा, और इस कस्बे के 3 साधुओं को प्रधान के हाथों से सोने के चप्पल बनाकर देने होंगे। तब जाकर यह श्राप खत्म होगा, और तो और इस कस्बे में फिर जूतों की बारिश होगी। जी, अभी जाकर कस्बे वालों और प्रधान से मिल लेता हूँ और उन्हें ये बात बताता हूँ। रोहित पहाड़ से नीचे उतरकर प्रधान जी के घर जाता है। प्रधान जी, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। जी शुक्रिया। और आप? जी, मैं एक रिपोर्टर, मुझे आपके कस्बे के इस जूते के श्राप के बारे में बात करनी थी। अच्छा, कहिए क्या कहना था? रोहित प्रधान को सारी बातें बताता है जो उसने बाबा से सुनी थी। तो ये बात है, अगर इस जूते के श्राप को इस कस्बे से निकालना है तो हमें 3 साधुओं को सोने की चप्पल बनाकर देने होंगे और 3 सोने के जूते बनाकर पहाड़ की चोटी पर जाकर रखना होगा। जी प्रधान जी, मैं अभी कस्बे में बैठक बुलाता हूँ। प्रधान जी गांव में बैठक बुलाते हैं और उन्हें सारा मसला बताते हैं, और गांव वाले उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर उनके ही बीच पांडु नाम का एक आदमी था। मगर इसकी क्या गारंटी है कि ये श्राप टूट जाएगा? क्या पता कि अगर हम सोने के जूते बना लें और पहाड़ की चोटी पर जाकर उसे रख दे तो ये शहरी आदमी बाद में आकर उसे चुरा ले। गांव वाले पांडु के साथ मिलना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर रोहित पांडु और गांव वालों से कहता है, सबूत जरूर मिलेगा। जब आप सोने के जूते और सोने के चप्पल पहाड़ पर साधुओं को दे देंगे, तब उस वक्त जादुई जूतों की बारिश होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद उस सोने की कीमत की भरपाई करूंगा। ये सुनकर सारे गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और 3 सोने के जूते बनाकर पहाड़ की चोटी पर रख देते हैं और 3 सोने के चप्पल बनाकर 3 साधुओं को भी दे देते हैं।
और जैसे ही अगली सुबह होती है पूरे गांव में जूतों की बारिश होने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। अगर तुम ना होते तो शायद हमें आज का चमत्कार देखने को नहीं मिलता और ये श्राप इस कस्बे से कभी नहीं जाता। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है प्रधान जी, बस ध्यान रखिएगा कि हमेशा लोगों की मदद कीजिएगा और कभी किसी साधु को परेशान ना कीजिए। मुझे माफ कर देना रोहित कि शुरुआत में मैंने तुम पर शक किया। सब खुश तो मैं खुश। अब जाकर मैं अपनी रिपोर्ट लिखूंगा। रोहित अपने शहर निकल जाता है और गांव इस श्राप से आजाद हो जाता है।